Hello students, welcome to the class. So let's continue with our discussion about the GPAT 2024 chemistry section. Okay, so we had completed discussion about around 20 MCQs that came in GPAT 2024 in the chemistry section. So we will be continuing after those, starting with the question number 21. Okay, so which functional group in drug molecules is most likely to undergo phase 1 metabolic oxidation by cytochrome P450 enzymes? Okay, so this is another question about metabolism reaction. इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमने रिलेटेड टू द फेज 1 फेज 2 मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देखो, दिस इज ये पॉइंट आपको नोट करना है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के ये जो फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो है, ये मतलब जो पॉइंट है इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसका बेसिक थोड़ा सा तो भी ओवरव्यू रीड करके रखना है। फाइन, सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा भी अलग पूछा है। आपको यहाँ पे 4 ग्रुप दिए हैं, मिथिल ग्रुप, अमाइड ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ईस्टर ग्रुप। तो उनका पूछना ये है कि विच ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप फेज 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडरगो करेगा, ठीक है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू शुड जस्ट नो कि फेज 1 रिएक्शन का पर्पस क्या होता है, ठीक है। फेज 1 रिएक्शंस जो होते हैं, द जॉब ऑफ फेज 1 रिएक्शन इज टू इंट्रोड्यूस पोलर फंक्शनल ग्रुप, ताकि जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पोलर हो जाए, सो दैट उसका फिर आगे जाके फेज 2 मेटाबॉलिज्म किया जाएगा। तो फेज 1 वाला जो रिएक्शन होता है, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इसमें हम नॉन पोलर वाले ग्रुप को कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे जो कि पोलर होगा। ओके, जैसे कि दीज आर द एग्जांपल्स, OH ग्रुप, NH2, एसिड, COOH, ऐसे ग्रुप्स लगाए जाते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग अगर कोई ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप उसमें है तो उसको और पोलर बनाया जाएगा। तो फेज 1 रिएक्शन में ये पोलर फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो अब और फेज 2 वाली जो रिएक्शन है वो तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है। इसमें फेज 1 का जो प्रोडक्ट है उसको किसी हाईली पोलर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेट उसका बनाया जाता है, फिर आगे जाके वो एक्सक्रीट होता है। फाइन, अभी इसमें आपको ये देखना है अभी कि ऐसा कौन सा वाला ग्रुप है जिसको पोलर करने की जरूरत है, क्योंकि फेज 1 रिएक्शन का पर्पस ही वो है कि टू मेक अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पोलर, राइट। सो मिथिल ग्रुप, फर्स्ट ऑप्शन, मिथिल इज नॉन पोलर, अल्किल है मतलब ये नॉन पोलर है, मतलब मिथिल ग्रुप विल अंडरगो फेज 1 रिएक्शन, यही पे पता चल जाता है। बाकी दिस इज बेसिकली नॉन पोलर ग्रुप, राइट। तो फिर फेज 1 रिएक्शन ये अंडरगो करेगा। व्हाट अबाउट अमाइड ग्रुप? तो अमाइड मतलब इट इज NH2, तो ये ऑलरेडी पोलर है, तो इसका तो फेज 1 रिएक्शन नहीं होगा। थर्ड इज हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑल्सो ऑलरेडी पोलर, तो इसका भी फेज 1 रिएक्शन नहीं होगा। एंड ईस्टर ग्रुप, COOR ग्रुप, दिस इज ऑल्सो अगेन पोलर, तो इसका भी फेज 1 रिएक्शन नहीं होगा। सो यहाँ पे 4 में से 3 ग्रुप जो है वो ऑलरेडी पोलर है, देयर इज जस्ट 1 ग्रुप जो कि नॉन पोलर है। सो द ऑब्वियस आंसर इज मिथिल ग्रुप, इट इज गोइंग टू अंडरगो फेज 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द आंसर, सो लेट्स टेक इट, यस, मिथिल ग्रुप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन, तो इस तरीके से आपका फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन का जो नॉलेज है वो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली पूछा गया है। मतलब द फंडामेंटल पॉइंट हियर इज टू नो कि फेज 1 रिएक्शंस क्यों होते हैं, और वो नॉलेज अप्लाई करके आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, राइट। तो बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिर्फ कंसेप्चुअली ऐसे कुछ जो पॉइंट्स है इनको कंसेप्चुअली आपको क्लियर रखना है। तो ये एक पॉइंट आपने नोट करना है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फेज 1 फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। दोनों के बीच में कौन सी रिएक्शन होती है, फेज 1 में कौन सी रिएक्शन होती है एंड फेज 2 में कौन सी रिएक्शंस होती है, ये आपको थोड़ा अच्छे से लर्न करके रखना है। तो दिस इज अवर टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। Okay, now moving forward to the next question. Which of the following is an aryl acetic acid derivative? Okay, and we have 4 options here: salsalate, aspirin, ibuprofen and mefenamic acid. So the given 4 options, they are NSAIDs, they are non-steroidal anti
इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमें पूछा गया है कि कौन सा वाला जो ड्रग है वो अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अराइल एसिटिक एसिड मतलब क्या? सो पहले तो एसिटिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, लेट्स ड्रॉ द एसिटिक एसिड स्ट्रक्चर फर्स्ट। एसिटिक एसिड मतलब क्या? CH3COOH। अब वो अराइल एसिटिक एसिड है मतलब जो आपका CH3 है वहां पे अराइल ग्रुप लग जाएगा। सो दिस इज अराइल एसिटिक एसिड। ओके, तो हमें ये देखना है कि ये जो 4 ड्रग्स है इनके विच ऑफ दिस ड्रग्स इज द अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ऐसे टाइप का फंक्शनैलिटी कौन से ड्रग में प्रेजेंट है। ओके, सो लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल दीज ड्रग्स। तो देखिए, ये वाला जो है फर्स्ट कंपाउंड सैलिसाइलेट, इसमें हमें आपको एसिटिक एसिड वाला मॉइटी कैन यू सी हियर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वी हैव हियर ये बेंजीन रिंग और उसको डायरेक्ट COO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मतलब ये तो नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज व्हाट, ये एक बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव टाइप का हो गया, दिस इज नॉट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए आपको क्या चाहिए? COOH, एक कार्बन CH2COOH टाइप का फंक्शनैलिटी, और अराइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैच रहेगा। डायरेक्टली अराइल ग्रुप अगर COOH को अटैच है then it won't be acetic acid, it will be benzoic acid. So salicylate is not the answer here. What about एस्पिरिन? एस्पिरिन में देखते हैं, एस्पिरिन बेसिकली ये तो एक ईस्टर हो गया। अभी यहाँ पे CH3COO एंड फिनाइल रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एस्पिरिन इज ऑल्सो नॉट द आंसर हियर। एस्पिरिन इज बेसिकली सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्या है? ये सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ना कि एसिटिक एसिड। ओके, देन मूविंग टू आइबुप्रोफेन। यस, आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर देखते से एकदम देखो क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस इज द कार्बन, ओके, COOH, ठीक है। ये आपका एसिड वाला ग्रुप हो गया, ये CH2, और ये इसको लगा है फिनील रिंग। आई जस्ट हाईलाइट द अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव पार्ट। देखो ये है अराइल, और ये है एसिटिक एसिड पार्ट। और देखो यहाँ पे अराइल में यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी, एसिटिक एसिड वाला जो पार्ट है दिस अल्फा कार्बन, इसके ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन कोर स्ट्रक्चर इसमें परफेक्टली ये वाला कोर स्ट्रक्चर जो है वो इसमें प्रेजेंट है। दिस इज नॉट प्रेजेंट हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे COOH है, उसको डायरेक्टली AR लगा है, सो ये बेंजोइक एसिड पार्ट हो गया। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH3COO अराइल, मतलब ये ईस्टर वाला हो गया। यहाँ पे अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव वाला पार्ट इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज द अराइल एसिटिक एसिड, ओके। एंड मेफिनेमिक एसिड में भी आप देख सकते हैं बेंजोइक एसिड टाइप का इसमें स्ट्रक्चरल फीचर है, अराइल एसिटिक एसिड वाला नहीं है। सो अवर करेक्ट आंसर बिकम्स आइबुप्रोफेन, ओके। सो यहाँ पे भी देखिए आप, this question basically is testing your knowledge about the structures, कि how well you have studied the structures of various NSIDs, okay। और इसमें जो NSIDs ऑप्शंस में दिए हैं ये काफी पॉपुलर वाले NSIDs है, कि ये वाले ऐसे वाले हैं कि जिनका स्ट्रक्चर इट इज एक्सपेक्टेड फॉर यू टू नो, कि इनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसमें से हमें टेक अवे पॉइंट क्या लेना है कि NSIDs में से जो कुछ वेरी वेल नोन या फिर जो बहुत पॉपुलर है, बहुत वाइडली यूज्ड वाले NSIDs हैं, जैसे कि पैरासिटामोल हो गया, उसके बाद में एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, मेफिनेमिक एसिड, ऑल दीज आर वेरी वेरी वाइडली यूज्ड। तो ये बेसिक बेसिक NSIDs के आपने स्ट्रक्चर अच्छे से करके रखने हैं, और स्ट्रक्चर पढ़ते टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे कि एस्पिरिन है, इट इज अ सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, राइट। ये आप याद रखिए कि उसमें कोर किस चीज का है, इसमें सैलिसिलिक एसिड वाला पार्ट है, राइट। आइबुप्रोफेन, इट इज अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव,
मेफिनामिक एसिड डेरिवेटिव, वहां पे ये वाला मेफिनामिक एसिड वाला पार्ट होता है, this. Okay, sorry, mefenamic acid is an antranilic acid derivative. This is benzene ring with a COOH and NH2 group. It is called as antranilic acid. It's the antranilic acid derivative. यहाँ पे मैं नोट भी करती हूँ. ठीक है, तो ऐसी वाली कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सा वाला NSID में और क्या वहां पे प्रेजेंट है. फाइन, तो इसमें से हमारा ये टेक अवे पॉइंट है टू स्टडी द वेरी वेल एंड कॉमनली नोन NSIDs. ओके, चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Etoposide and teniposide are semisynthetic derivatives of digoxin, vincristine, podophylotoxin and taxol. Okay, so etoposide and teniposide, these belong to the anti cancer drugs. Okay, तो ये these are the semisynthetic derivatives of what? Okay, तो यहाँ पे पहला तो डाइगोक्सिन तो नहीं होगा बिकॉज डाइगोक्सिन इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड. रेस्ट ऑफ द थ्री ऑप्शंस, विनक्रिस्टीन, पोडोफाइलोटॉक्सिन एंड टैक्सोल, ये तीनों जो है ये एंटी कैंसर ड्रग्स है. तो इसमें से ये जो दो कंपाउंड्स है ये किसके सेमीसिंथेटिक डेरिवेटिव्स? ओके, so basically they are semisynthetic derivatives of podophylotoxin. ओके, ये दोनों भी पोडोफाइलोटॉक्सिन, इट इज नेचुरली ऑब्टेन्ड. ठीक है, पोडोफाइलोटॉक्सिन के इटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड, दीज टू आर इट्स सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव. कि इसमें क्या किया गया है, पोडोफाइलोटॉक्सिन का ग्लाइकोसाइड बनाया गया है. ओके, इटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड दोनों के स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं. डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह पे आता है. यहाँ पे इटोपोसाइड के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज अ मिथिल ग्रुप हियर. In case of etoposide, there is a methyl group here, whereas in case of teniposide, methyl has been substituted with a thiophene ring. ठीक है, यहाँ पे थायोफिन है और यहाँ पे मिथिल है. So this is etoposide and this is teniposide. Both of them are semi-synthetic derivatives of podophylotoxins. Okay, चलो, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है podophylotoxin. So the what is the key takeaway point here? Key, just a moment. Yes, एंटी कैंसर ड्रग्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं एंड उस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे कि जो ऐसा पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से किया है, ईच एंड एवरी ड्रग पता है या फिर ईच एंड एवरी ड्रग का मैकेनिज्म पता है. ये सब तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, सबका नहीं होता. काफी सारे बच्चे एंटी कैंसर ड्रग्स, इतना बड़ा चैप्टर है, काफी छोड़ते हैं यूजुअली ऑप्शन में. तो इसमें आपको क्या करना है, बाकी कुछ नहीं तो कम से कम यू लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स. ओके, कि कौन से ड्रग्स हैं, उनके अलग अलग टाइप के उसमें क्लासिफिकेशन है. स्ट्रक्चरल मतलब केमिकल वाला क्लास, केमिकल क्लासिफिकेशन अलग आता है. उसके बाद एज पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग क्लासेस आते हैं. तो अगर हो सके तो आपने कम से कम एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करके रखना है. क्लासिफिकेशन से आपको बराबर याद रहता है कि कौन सा ड्रग किसका डेरिवेटिव है, कौन नेचुरल कंपाउंड है, फिर उसका क्या डेरिवेटिव है. जैसे अभी टैक्सोल है, पैक्लीटैक्सेल, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट. ऐसे आपको थोड़ा सा याद रखना है. फाइन, चलिए, नाउ ये हो गया. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अनदर क्वेश्चन अबाउट एंटी कैंसर ड्रग. सो एंटी कैंसर वाला टॉपिक आप मार्क करके रखो. इसके ऊपर देखिए काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. 5-fluorouracil, which is a very well known anti cancer drug, an anti-metabolite used in cancer treatment, is activated too. तो बेसिकली ये इसका मेडिसिनल केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है कि 5-fluorouracil जो है वो बॉडी में जाने के बाद में किस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है टू exhibit its activity. Okay, so there are 4 options. Let us see which of this is correct. So 5-fluorouracil जो होता है
it is activated by conversion to its corresponding nucleotide. इसका नाम है 5 fluoro 2 deoxyuridylic acid. Okay, now this is the structure of 5 fluorouracil. We have a fluoro here. So basically this is the pyrimidine category of drug. Purines pyrimidines में pyrimidine category का ये drug है 5 fluorouracil. तो ये जो है it gets converted to its nucleotide which is called as 5-FDUMP, मतलब 5 fluoro DUMP मतलब deoxyuridylic acid monophosphate. This is as you can see here, यहाँ पे देखिए फॉस्फेट वाला ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है. सो इट्स मोनोफॉस्फेट वाला जो पार्ट है उसमें वो पहले कन्वर्ट होता है. ठीक है, सो 5FU गेट्स कन्वर्टेड टू 5 फ्लूरो 2 डिऑक्सीयूरिडिलिक एसिड और यूरिडिलिक एसिड मोनोफॉस्फेट. फिर मोनोफॉस्फेट वाला फॉर्म आगे जाके ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर वो एज अ एंटी मेटाबोलाइट एक्ट करता है. सो हियर द व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 3 फ्लोरो तो हो ही नहीं सकता. ये तो इवन आप लॉजिकली भी इन दोनों को हटा सकते हो क्योंकि कंपाउंड में अगर 5 पोजीशन पे फ्लोरो है तो मेटाबोलाइट में वो वाला पार्ट तो चेंज नहीं होने वाला. सो इट्स गोइंग टू बी 5 फ्लोरो ओनली. अब यहाँ पे मैंने दोनों भी ऑप्शन दिए हैं 5 फ्लोरो 2 ऑक्सीयूरिडिलिक एसिड एंड 5 फ्लोरो 2 डीऑक्सीयूरिडिलिक एसिड. तो वो कन्वर्ट होता है, देखो पहले तो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ऑक्सीयूरिडिलिक एसिड. ओके, बट आफ्टर दैट इट गेट्स कन्वर्टेड टू डीऑक्सी. यहाँ पे देखो ये जो शुगर जो है उसका जो 2 पोजीशन है वहां का एक OH ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, गायब हो गया. सो इट इज 2 deoxyuridylic acid compound that is formed. Okay, so here the correct answer is going to be option B, 5 fluoro 2 deoxyuridylic acid. Okay, now moving forward to the next question. Just a moment. Yes, now moving forward to the next question. The equivalent weight of potassium permanganate in acidic medium is. So now this is a pharmaceutical analysis topic. Okay, specifically ये जो question है this is related to oxidation reduction titration. क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये टाइट्रीमेट्री में रेडॉक्स वाले जो टाइट्रेशन है उसमें ये यूज किया जाता है एंड उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो इसमें हमें पूछा गया है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है पोटेशियम परमैंगनेट का इन एसिडिक मीडिया. ओके, सो ये जो चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है व्हेन वी स्टडीड अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन. ठीक है, बेसिकली इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट. फाइन, मॉलिक्यूलर वेट मतलब तो आपको पता है 1 मोल ऑफ कंपाउंड का कितना मास होता है, दैट इज इट्स मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट. फाइन, लेकिन इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड, आप जब किसी कंपाउंड की किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन कर रहे हो तो वन इक्विवेलेंट किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करने के लिए इस कंपाउंड के कितने इक्विवेलेंट वहां पे उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा उसका मतलब होता है. जैसे कि सपोज इफ यू हैव HCl और आप अगर वहां पे आप सपोज HCl ले रहे हो और आप उसकी NaOH के साथ में अगर रिएक्शन करवा रहे हो तो इनके बीच में रिएक्शन 1:1 होती है बिकॉज HCl इज अ मोनोप्रोटिक एसिड एंड NaOH इज अ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप रिलीज करने वाला ये बेस है. तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl रिएक्ट्स टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH. मतलब अगर आप इफ यू टेक क्वांटिटी इक्वल टू इट्स मोलर मास, मतलब सपोज इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट आप लेते हो तो
इतना मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड विल एग्जैक्टली रिएक्ट विथ क्वांटिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, क्योंकि यहाँ पे 1:1 रिएक्शन हो रहा है। तो HCl के मॉलिक्यूलर वेट जितना आपने कंपाउंड लिया HCl और NaOH के मॉलिक्यूलर वेट जितना आपने NaOH लिया, तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ में उनका एग्जैक्टली इक्विवेलेंट रिएक्शन होगा। तो इन केस ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, इनका जो इक्विवेलेंट वेट है वही इनका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। सॉरी, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वही इनका इक्विवेलेंट वेट है, लेकिन ये चीज हर बार पॉसिबल नहीं होती है। सपोज इफ यू टेक H2SO4 और आप इसको अगर NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो H2SO4 इज अ डाइप्रोटिक एसिड, ये 2 प्रोटॉन्स रिलीज करता है। NaOH एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली H2SO4 का ये 2 मॉलिक्यूल्स, सॉरी H2SO4 का एक मॉलिक्यूल जो है वो NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आप अगर रिएक्शन में इक्विवेलेंस की अगर बात करोगे, तो एक H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, 2 प्रोटॉन्स रिलीज करेगा, सो इट विल रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। ओके, तो NaOH का अगर आपने एक लिया, तो उसका इक्विवेलेंट H2SO4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ। ओके, मतलब H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो क्वांटिटी मिलेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू मोलर मास ऑफ NaOH। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको ये देखना है कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है। अगर एसिड है तो एसिड के केस में आपको क्या करना पड़ता है कि वो कितने प्रोटॉन्स रिलीज करता है, दैट मच नंबर वो जो उसका होता है दैट इज कॉल्ड इट्स N फैक्टर। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए यू हैव टू डिवाइड द मोलर मास ऑफ कंपाउंड बाय इट्स N फैक्टर। N factor, it is the valence factor. In case of acids, N factor will be number of protons it can release. For HCl, N factor is 1, so its equivalent weight is exactly equal to its molecular weight. But for H2SO4, the N factor is 2 because it can release 2 protons. So the equivalent weight will be molecular weight divided by 2, मतलब half हो जाएगा उसका equivalent weight. Okay? इसी तरीके से हमें ये पूछा गया है कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 जो है वो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है इन एसिडिक मीडिया। तो जैसे हमने इन एसिड्स बेस के लिए जैसे हमने डिस्कस किया, वैसे अभी पोटेशियम परमैंगनेट के लिए डिस्कस करते हैं। नाउ पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज समथिंग दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज समथिंग जो कि क्या करता है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या करता है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, वो किसी और को इलेक्ट्रॉन्स देता है। यस, तो अभी KMnO4 का क्या होता है, जब KMnO4 एसिडिक मीडिया में आप जब उसको डिसोसिएट करते हो, पहले तो वो इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू K प्लस एंड MnO4 माइनस, ऐसे वो इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू 2 आयन। अब इसमें से ये जो MnO4 होता है, ये वाला जो आयन होता है, this ion can accept 5 electrons and it will get converted into, इसमें से MnO4 जो होता है minus, this gets converted to manganese dipositive ions. Okay, ये जो conversion है इसमें MnO4 minus to get converted into manganese 2 plus, this is by ये प्रोसेस में ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब बेसिकली क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो किसी और को ऑक्सीडाइज करता है, खुद उसका रिडक्शन होता है। सो दिस MnO4 इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग 5 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैंगनीज 2 प्लस। ये जो मैंगनीज 2 प्लस जो बन रहा है वो आगे जाके आपके रेडॉक्स टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो एसिडिक मीडिया में
ये दिस 8H+, दिस इज द एसिडिक मीडिया में ये चीज हो रही है, इसलिए हमने ये दिखाया है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एसिडिक मीडिया ओनली, दैट इज व्हाई इट इज सेड कि पोटेशियम परमैंगनेट को एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू डिजॉल्व, मतलब आपको एसिडिक मीडिया वहां पे यूज करना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एट अ टाइम एक अगर KMnO4 का मॉलिक्यूल है तो वो एट अ टाइम 5 के साथ में रिएक्ट कर रहा है। 5 मॉलिक्यूल्स को वो एक इसके हिसाब से 5 इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है, मतलब एक KMnO4 इज रिएक्टिंग विद 5 हियर। ओके, तो हमें ये देखना है कि इसका KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा। अगर आपके पास में कोई सब्सटेंस है, KMnO4 इज एक्टिंग एज द, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 5 molecules of, तो KMnO4 का 1 मॉलिक्यूल जो है इट रिएक्ट्स विद 5 molecules of reducing agents। ओके, तो फिर हाउ मच इज इक्विवेलेंट टू 1 रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब एक अगर 5 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक के इक्विवेलेंट कितना है, तो इक्विवेलेंट कितना रहेगा, डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो बेसिकली आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ पे कि क्योंकि KMnO4 कैन एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो यहाँ पे KMnO4 के लिए n फैक्टर हो जाएगा 5। तो सिंपली इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप उसका मॉलिक्यूलर वेट लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू कितना है यहाँ पे, KMnO4 का आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इट इज 158। ओके, और यहाँ पे आपको इसके n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा विच इज 5। सो क्या आंसर आएगा हमारा, 31.6। This is the answer. This is the equivalent weight for KMnO4. So, do we get the answer here? It is 31.6। तो यहाँ पे देखो अगेन दे आर हियर योर नॉलेज अबाउट टाइट्रीमेट्री इज नोटेड। अब टाइट्रीमेट्री में रेडॉक्स टाइट्रेशंस वाला जो चैप्टर है उसमें हमने ये सब कुछ पूरा डिटेल में स्टडी किया हुआ है। सो रेडॉक्स टाइट्रेशंस में आपको KMnO4 को मार्क करके रखना है बिकॉज इट इज अ वेरी पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको ये रिएक्शंस लर्न करना जरूरी नहीं होता, बट यू शुड बी एबल टू टेल हियर कि KMnO4 अगर है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बेसिकली इट इज 5 molecules of KMnO4 can, sorry, 1 molecule of KMnO4 can react with 5 molecules of reducing agent। 5 चीजों को वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ये वाली जो चीज है, दिस यू हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. So next question is about the structure activity relationship. According to the SAR of chloroquine, electron withdrawing group at 6th position of phenolene ring is important for the inhibition of humazoin formation। Then या फिर वहाँ पे withdrawing group at 6th position, या फिर electron donating group at 7th position और withdrawing group at the 7th position। तो क्या बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर डोनेटिंग ग्रुप कौन से पोजीशन पे रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट द SAR ऑफ क्लोरोक्विन इन द एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, तो ये क्लोरोक्विन, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन डेरिवेटिव कंपाउंड, क्विनोलिन वाले डेरिवेटिव्स के ये। सो दिस इज द क्विनोलिन रिंग। ओके, इसमें 4 पोजीशन पे अमाइनो अल्किल अमाइनो वाला सब्स्टिट्यूशन होता है। एंड एज यू कैन सी हियर, अभी आपको स्पेसिफिकली 6th एंड 7th पोजीशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। देयर इज नथिंग ऑन द 6th पोजीशन बट देयर इज अ क्लोरो ग्रुप present on the 7th position। So basically chloro is what,
Chloro is the electron withdrawing group at the 7th position. This is required. ओके, तो क्लोरोक्वीन के स्ट्रक्चर में आप सारे ही देख सकते हो, यहाँ पे जितने कंपाउंड्स है क्लोरोक्वीन है, ठीक है, बाद में अमोडिया क्वीन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, सभी में 6 पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। 7th पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। सो electron withdrawing group at 7th position of quinoline ring is important for the inhibition of hemozoin formation. Okay, तो ये यहाँ पे अगेन आपका टेक अवे पॉइंट क्या है, तो एंटी मलेरियल ड्रग्स में क्लोरोक्विन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्रग। तो क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर आपने थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है। फाइन, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The starting raw material for the synthesis of lignocaine is, so basically lignocaine also known as lidocaine, it's a local anesthetic, ठीक है। तो इसके सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसा ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपने अगर पढ़ा है तो ही आप आंसर कर सकते हो। कई बार बच्चों को ये सिंथेसिस वगैरह तो याद नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा सा आपको याद रखने जैसी ही चीज है, इसमें कोई लॉजिकल वाला तो पार्ट नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा है तो ही ऐसा क्वेश्चन आप आंसर करने के लिए जाइए, अदरवाइज यू कैन लीव इट टोटली फाइन। सो दिस इज द सिंथेटिक रूट फॉर लिग्नोकेन। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है दिस इज 2,6-xylidine। अब ये 2,6-xylidine बोला है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अगर इसका हम प्रॉपर नेम लिखेंगे तो क्या होगा, इट विल बी 2,6 डाइमिथिल एनिलीन भी आप इसको कह सकते हो, या फिर अमाइनो बेंजीन भी आप उसको कह सकते हो, ठीक है, बिकॉज फिनिल रिंग विथ NH2 इज एनिलीन। ओके, सो 2,6 डाइमिथिल एनिलीन या फिर 2,6-xylidine, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसकी रिएक्शन होती है दिस क्लोरो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव से, फाइन, एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट विच अगेन ऑन रिएक्शन विथ डाइथिल अमाइन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लिग्नोकेन। ओके, सिंथेटिक रूट वगैरह पूरा आपने याद नहीं भी रखा तभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंथेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें यूजुअली स्टार्टिंग मटेरियल क्या है किसी पर्टिकुलर ड्रग के सिंथेसिस में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको याद रहे तो आप ये कोशिश कर सकते हो, एक टेबुलर फॉर्म में आपने बना के रखना है कि कौन से ड्रग के लिए कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल होता है। थोड़ा फार वो अगर आपने करके रखा तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, यू कैन लीव इट, ठीक है। तो द आंसर इज हियर 2,6-xylidine। Now let's move forward to the next question. Which antibiotic undergoes light catalyzed auto oxidation? Okay, so first is sugar derived antibiotics, choline antibiotics, macrolide antibiotics and beta lactam antibiotics। तो ये जो सारे एंटीबायोटिक्स है इसमें जो सबसे ज्यादा केमिकली अनस्टेबल होता है दैट इज कॉलिन एंटीबायोटिक। ये जो है ये सबसे ज्यादा केमिकली अनस्टेबल होता है। इट अंडरगोज लाइट कैटालाइज ऑटो ऑक्सीडेशन। ओके, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कॉलिन एंटीबायोटिक इज एम्फोटेरिसिन बी। कॉलिन मतलब क्या होता है, पॉली प्लस कीन, राइट। कीन मतलब क्या होता है, बहुत सारे अल्कीन वाला मतलब डबल बॉन्ड, बहुत सारे अल्कीन वाले ग्रुप्स अगर उसमें प्रेजेंट है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉलिन, फाइन।
तो पॉलीन में आप देख सकते हैं, देखो ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड कितना बड़ा यहाँ पे ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला ये चेन है। तो ये जो लॉन्ग वाली चेन होती है एंड विथ सो मेनी ऑफ groups attached to it, this is prone to auto oxidation under light. Okay, तो जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये काफी केमिकली अनस्टेबल होते हैं। फाइन, तो ये वाली जो अनस्टेबिलिटी है दिस इज ओनली वन, यहाँ पे ऑप्शन है आपका पॉलिन एंटीबायोटिक्स ही प्रोन होते हैं टू अंडरगो लाइट कैटेलाइज ऑटो ऑक्सीडेशन। ओके, उसकी वो लॉन्ग पॉलिन चेन की वजह से। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the active form of ganciclovir? Okay, ganciclovir ये क्या है? It's a antiviral drug. Okay, antiviral drug है। तो इसके बारे में देखते हैं। This is the structure of ganciclovir. ये this is clearly a purine category of drug. Okay, तो क्या होता है कि after administration ganciclovir is phosphorylated, it is phosphorylated inside the cell to form its monophosphate derivative। ठीक है, फिर उसके बाद में मोनोफॉस्फेट से ये कन्वर्ट होता है ट्राइफॉस्फेट में। ओके, और ये जो मतलब पहले उसका मोनोफॉस्फेट बनता है, फिर ट्राइफॉस्फेट बनता है, और फिर ये जो ट्राइफॉस्फेट बना है दैट सिलेक्टिवली इनहिबिट्स द वायरल डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो बेसिकली गैनसाइक्लोविर का पहले क्या होता है, उसका मोनोफॉस्फेट बनता है, फिर उसके बाद में इसका ट्राइफॉस्फेट बनता है, और फिर जाके ये डीएनए वायरल वाला डीएनए पॉलीमरेज जो है उसे वो इनहिबिट करता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ट्राइफॉस्फेट ऑप्शन ए। ओके, आया समझ में? तो बेसिकली ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उनका थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ये तो मतलब इसके फार्माकोलॉजी में डायरेक्टली दिया हुआ है गैनसाइक्लोविर के बारे में इन केडीटी एज वेल एज इन विल्सन। तो आपको मैकेनिज्म के ऊपर से थोड़ा सा गो थ्रू होना चाहिए टू आंसर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is now a biochemistry based question. Which one of the following diseases is caused by the deficiency of niacin? Okay, so what is niacin? Niacin, it is a vitamin B3। ओके, तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा वाला डिसीज होता है? यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। ये जो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमने ये बहुत पहले आपने अपने फर्स्ट ईयर में ही ऐसी चीजें पढ़ी हुई है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं, बाद में हम फिर से वो कभी खोलते नहीं है। तो बहुत बुरा लगता है जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है कि यार ये हमने पढ़ा था बट बहुत पहले पढ़ा था तो अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। ओके, तो यू हैव टू मेक डायरेक्टली अ चार्ट, जितने विटामिन है सीक्वेंस में सब विटामिन के नाम लिखो, और उस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सा डिसीज होता है वो भी लिखो। एट द सेम टाइम नाउ दैट हम विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं तो वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर, विटामिन के नाम जो होते हैं, जैसे विटामिन B1 है तो उसको क्या कहते हैं, B2 है उसको क्या कहते हैं, B3 को क्या कहते हैं। तो ये जो विटामिन जो नेम्स है इनके, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स वाले जो विटामिन है ये भी आपको लर्न करने हैं। तो आपके रूम में एक चार्ट होना चाहिए विटामिन, उनके नेम्स और उनके डेफिशिएंसी डिसीजेस का, और पूरा टेबल लर्न करके रखना है। ईच एंड एवरी विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या डिसीज होता है ये आपको याद रखना है। दिस विल डायरेक्टली गेट यू 4 पॉइंट्स। ओके, चलो, सो दिस इज द टेबल। फाइन, सो यहाँ पे देखिए विटामिन है, उनके नाम भी लिखे हैं, फंक्शन भी लिखे हैं, और उसके डेफिशिएंसी डिसीजेस भी लिखे हैं। जैसे कि विटामिन ए जो कि रेटिनॉल है, ठीक है, इट लीड्स टू, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी विच इज कैल्सीफेरॉल, इसकी डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, एडल्ट्स में ऑस्टियोमैलेशिया होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इससे हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। विटामिन के पाइलोक्विनोन, दिस इज इम्पोर्टेंट, इट्स अ क्लॉटिंग फैक्टर, सो इससे क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं डेफिशिएंसी से। विटामिन B1 इज थायामीन, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कीलोसिस, ग्लोसाइटिस, डर्मेटिटिस। विटामिन B3 नियासिन, it leads to pellagra which is characterized by 3 Ds,
dermatitis, diarrhea and dementia. Okay, विटामिन B5 ये इसकी डेफिशिएंसी रेयर है. विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी. B7 बायोटिन, डर्मेटिटिस. B9 folic acid, megaloblastic anemia and neural tube defects. Vitamin B12 cyanocobalamin leads to pernicious anemia. Okay, and lastly vitamin C ascorbic acid leads to scurvy. Deficiency leads to scurvy. Fine. तो ये पूरा टेबल आपने अच्छे से लर्न करके रखना है फॉर दिस क्वेश्चन. विटामिन नियासिन जो है दैट इज विटामिन B3, इसके डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो इट लीड्स टू पेलाग्राम. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसमें से हमारा टेक अवे पॉइंट क्या है. ठीक है, सो आई होप कि जीपैट 2024 के जो केमिस्ट्री सेक्शन के जो क्वेश्चन है उसमें से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिले हैं एंड होपफुली यू हैव आइडेंटिफाइड. एज जैसे हम करते करते जा रहे थे तो हमने कुछ हॉट टॉपिक्स इसमें से आइडेंटिफाई भी किए हैं. तो जितने टॉपिक्स ये क्वेश्चन में कवर हुए हैं वो टॉपिक पे जाके आपने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है. मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होगा कि जो क्वेश्चंस के ऊपर जीपैट में जो टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक हमने करके रखे हैं. फॉर एग्जांपल एंटी कैंसर ड्रग्स है तो आप जाके उसका एटलीस्ट क्लासिफिकेशन लर्न कर लो. ठीक है, विटामिन है तो विटामिन का डेफिशिएंसी वाला टेबल आप लर्न करके रख दो. लाइकवाइज एक टॉपिक पे जाके उस टॉपिक के की पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं. दिस विल हेल्प यू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस फॉर द अपकमिंग जीपैट एग्जामिनेशन. ओके, चलिए, so we will stop here today and we will continue with the PYQ question series in the next session.